रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपेक्षा अपने पति सुरेश के साथ दिल्ली में रहती थी। सुरेश को अपने ऑफिस के काम से ज्यादातर बाहर रहना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय अपेक्षा अपने पति का बैग पैक कर रही थी। तभी वो कमरे में आकर कहता है, हो गई मेरी सारी पैकिंग, कोई कमी तो नहीं है ना? जी नहीं, आपकी सारी पैकिंग कर दी है मैंने। आप मुझे सिर्फ अपने बैग पैक करने के लिए ही तो शादी करके लाए हैं। नहीं जान, ऐसी कोई बात नहीं है यार, तुम तो समझो मुझे, बस कुछ टाइम की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक है? आए दिन आप मुझे छोड़कर काम के चक्कर में बाहर निकल जाते हैं। बोला ना, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मेरा प्रमोशन हो जाएगा और फिर मुझे कहीं नहीं जाना। ओके, कोई बात नहीं। आप कुछ भूल तो नहीं रहे ना? नहीं, मैं कुछ नहीं भूल रहा हूँ। अरे हाँ, एक मिनट, एक बात तो बताना भूल गया मैं। क्या? यही कि माँ आने वाली हैं। बहुत दिन हो गए उनको गांव में रहते हुए, और अभी तुम दोनों ने भी एक दूसरे को देखा भी नहीं है। इसी बहाने तुम लोग एक दूसरे से मिल भी जाओगे। मेरी माँ बहुत ही सीधी और अच्छी हैं। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। आराम से जाइए आप। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखना, बाय। सुरेश इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और अपेक्षा भी अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन सुबह के समय अपेक्षा अपने घर के बाहर पौधों में पानी डाल रही थी। तभी उसे सामने से एक रजनी नाम की औरत सामान के साथ आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो अपने मन में कहती है, ये औरत कौन है जो इतना सारा सामान लेकर हमारी तरफ आ रही है? कहीं ये मेरी सासू माँ तो नहीं? मैं तो सुरेश जी को कहना ही भूल गई, कम से कम फोटो तो दिखा देते सासू माँ की। अब मैं क्या करूँ? अपेक्षा बेचारी ये सब सोच ही रही थी कि तभी रजनी खुद चलकर उसके पास आती है और खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर अपेक्षा तुरंत उसके पैर छूकर खुशी से कहती है, सासू माँ आप आ गई। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैं तो यहाँ पानी मांगने के लिए रुकी थी, लेकिन ये मुझे सासू माँ क्यों बोल रही है? लगता है इसकी सास की शक्ल मुझसे मिलती है, इसलिए ये मुझे सासू माँ बोल रही है। लेकिन मुझे क्या पता, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए था, वो मिल गया। क्या हुआ सासू माँ, आप क्या सोचने लगी? कुछ तो बोलिए, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर चलिए ना। जब ये इतना बोल ही रही है तो चलते हैं, बात का बाद में देखेंगे। बहू बोलूंगी तो तब ना, जब तुम मुझे कुछ बोलने देगी। बाहर ही खड़ा करके सब बोले जा रही है। माफ करिए सासू माँ, अंदर चलिए, अंदर। अपेक्षा इतना बोलकर रजनी को घर के अंदर लेकर आती है और रजनी आराम से सोफे पर पैर फैलाकर बैठती है और कहती है, बहू घर के बाकी लोग कहाँ हैं? कोई दिखाई नहीं दे रहा। सासू माँ ऐसा क्यों पूछ रही है? उनको तो पता होना चाहिए ना, यहाँ उनके बहू बेटे के सिवा कोई नहीं रहता। हो सकता है ऐसे ही पूछ रही हो। सासू माँ, यहाँ तो सिर्फ मैं और सुरेश जी ही रहते हैं, और वो अभी काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। मतलब घर में इसके सिवा और कोई नहीं है। अब तो मैं आराम से सास होने के ठाट दिखाऊंगी, जब ये मुझे अपनी सास समझ रही है तो। ठीक है, अब बात ही करती रहोगी या मेरे लिए कुछ खाने के लिए भी लाओगी? मैं नहा धोकर आती हूँ, तब तक खाना लग जाना चाहिए मेरे लिए। सुरेश जी तो कह रहे थे कि उनकी माँ बहुत सीधी है, लेकिन ये तो बड़ी टेढ़ी है। क्या कर सकते हैं अब, सास तो सास है। जी सासू माँ, अभी जाकर बनाती हूँ। अपेक्षा इतना बोलकर किचन में जाकर खाना बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद अपेक्षा सारा खाना तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लगाती है। तभी रजनी वहाँ आती है और कहती है, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या क्या बनाया है तूने बहू? सासू माँ, मैंने भिंडी की सब्जी, दाल, रोटी, चावल सब बनाया है। भिंडी? हे भगवान, मुझे भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ अच्छा बना लेती। रहने दे, नहीं चाहिए मुझे तेरा खाना। लेकिन सासू माँ, इन्होंने तो बताया था कि आपको भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने भिंडी बना दी। हाँ तो पसंद बदल नहीं सकती क्या? अब नहीं पसंद है मुझे, और मुझे दाल चावल भी खाने का मन नहीं है, तो तू जाके मेरे लिए मूंग दाल की खिचड़ी बना दे। सासू माँ, लेकिन सारा खाना खराब हो जाएगा, आप खा लीजिए, खिचड़ी कल बना दूंगी। अपनी सास को मना करती है? जा अभी बना, मुझे अभी खाना है, समझी? अपनी सास की बात सुनकर वो दोबारा से किचन में जाकर खिचड़ी बनाना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद वो खिचड़ी बनाकर अपनी सास के कमरे में लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, ये लीजिए खिचड़ी आपके लिए, खा लीजिए अब आराम से। रहने दे, मुझे नहीं चाहिए अब तेरी ये खिचड़ी। मैंने बिस्किट खाकर अपना पेट भर लिया है। तो सासू माँ, मैं खिचड़ी का क्या करूँ? अपने
अपने सिर पर डाल ले। बोला ना नहीं चाहिए, जा यहाँ से, मुझे आराम करने दे अभी। अपेक्षा इस बात से अनजान थी कि रजनी उसकी असली सास नहीं है बल्कि झूठी सास है। वो अपनी झूठी सास के सारे अत्याचारों को सह रही थी। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और रजनी आए दिन किसी न किसी बात को लेकर अपेक्षा पर अत्याचार किया करती थी। ऐसे ही एक दिन अपेक्षा अपने सारे काम को खत्म करके कमरे में आराम कर रही थी। तभी रजनी साड़ियों से भरा हुआ बैग लेकर उसके कमरे में आती है और उसे जगाते हुए कहती है, ओ महारानी, क्या पूरा दिन बेड पर पड़े पड़े आराम करती रहती हो? कभी काम भी कर लिया करो। मेरे बेटे के पैसों पर ऐश करने की आदत हो गई है क्या तुम्हें? वो ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि आज मुझे बस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए आराम कर रही थी। ज्यादा आराम करने से भी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए ये लो ये साड़ियों का बैग और मेरी सभी साड़ियों को अच्छे से धोकर इस्त्री कर कर ले आओ मेरे कमरे में। जी ठीक है, आराम होते ही धो दूंगी। नहीं, अभी जाओ तुम। वैसे झूठी सास बनकर बहू पर अत्याचार करने में मजा बहुत आ रहा है। सुना नहीं, जाओ। सच में मेरी सास तो बड़ी ही अत्याचारी है। जब से आई है मेरा जीना हराम कर दिया है। जी सासू माँ। अपेक्षा इतना कहकर साड़ियों के बैग को लेकर वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद शाम को सारी साड़ियाँ धोकर आयरन करके रजनी के कमरे में आती है, जिसे देखकर रजनी दंग रह जाती है और कहती है, बहू तूने इतनी जल्दी सारी साड़ियाँ धोकर सुखाकर आयरन भी कर दी और चमक भी रही हैं। कैसे? सासू माँ, वॉशिंग मशीन में, उसमें सुखाने वाला भी होता है ना, इसीलिए। अच्छा, तो तूने अब कपड़े धोने में अपनी काम चोरी दिखा दी। तभी कहूँ मेरी साड़ियों में हाथ से धोने वाली चमक और सफाई क्यों नहीं दिखाई दे रही। जा, सारे कपड़े दोबारा हाथ से धोकर ला अभी के अभी। अपनी सास की बेवजह अत्याचारी बातें सुनकर वो सारे कपड़े ले जाकर हॉल में बैठकर रोने लगती है। तभी उसका पति सुरेश उसे बिना बताए घर वापस आता है और उसे अकेली हॉल में बैठा देखकर पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिससे वो डर जाती है और डर कर कहती है, सासू माँ बस अभी जाती हूँ। सासू माँ कहाँ से आ गई? सॉरी यार, मुझे पता है तुम आस लगाकर बैठी होंगी कब आएंगी सासू माँ, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं पाई कि उनका आना कैंसिल हो गया था। उनको गाँव में कोई काम आ गया था। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर सासू माँ नहीं आई तो ये औरत कौन है जो इतने दिनों से घर में झूठी सास बनकर मुझ पर अत्याचार कर रही है? क्या यहाँ कोई औरत रहती है? मुझे पहले पूरी बात बताओ। सुरेश के कहने पर अपेक्षा उसे अपनी झूठी सास और उसके अत्याचारों के बारे में सारी बात बताती है, जिसके बाद वो अपेक्षा के साथ उसके कमरे में जाता है, जहाँ वो उसे किसी से फोन पर बातें करता सुनता है। मैंने सोचा नहीं था मुझ जैसी चोरनी को रहने के लिए इतनी अच्छी जगह मिल जाएगी। वैसे तो बहुत अच्छी कट रही है, पर यार जिस दिन अपनी झूठी बहू के पति के आने की खबर सुनूंगी, सारे घर को साफ करके निकल लूंगी, वरना पता चले कहीं पुलिस के चक्कर में मैं ना पड़ जाऊं। रजनी की सारी बातें सुनने के बाद सुरेश कमरे के अंदर आता है और कहता है, पुलिस तो तुम्हें अभी भी पकड़ ले जाएगी किसी के घर में धोखे से घुसने के लिए और वहाँ के लोगों को परेशान करने के लिए। सुरेश इतना कहकर तुरंत पुलिस को कॉल करके अपने घर बुलाता है और रजनी को धोखाधड़ी के केस में अंदर करवाता है। साथ ही अपनी पत्नी से अपनी लापरवाही के लिए माफी मांगता है। इस तरह से अपेक्षा की अपनी झूठी सास के अत्याचारों से छुट्टी होती है। मधुरा की सास शांति एक बहुत ही बड़बोली किस्म की महिला थी। मधुरा चाहे कितने भी अच्छे से घर का काम क्यों ना कर ले, पर शांति उसमें कोई ना कोई कमी निकालकर मधुरा को खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती। ऐसे ही सुबह जब मधुरा मंदिर की सफाई कर रही होती है, तभी वहाँ शांति आकर बोलती है, अरे नलायक, तेरे हाथ टूट गए हैं क्या? जरा अच्छे से सफाई कर ले। माँ जी, मैंने तो अच्छे से ही की है। अब क्या शेरा वाली माता की तस्वीर को रगड़ रगड़ कर सरस्वती माता की तस्वीर बना दूं? अरे पागल हो गई है क्या? क्या बोल रही है? शर्म नहीं आती जरा भी बोलते हुए? माता रानी पाप लगाएगी। माँ जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ बोल। आपका नाम शांति किसने रख दिया? आपके ये बड़बोले बोलना किसी अशांति से कम नहीं है। बकवास बंद कर अपनी और जा यहाँ से। मेरे लिए एक कप चाय लेकर आ। मधुरा मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। शांति के बड़बोले स्वभाव की वजह से आए दिन उसकी किसी न किसी से बहस हो जाया करती।
एक शाम जब शांति मार्केट से सब्जियां लेकर घर आ रही होती है, तभी उसकी टक्कर सामने से चलकर आ रही उसकी पड़ोसन सुमित्रा से हो जाती है। तभी शांति बोलती है, आए है सुमित्रा, देखकर चल लिया कर, क्या आंखें मूंद कर चल रही हो? हे भगवान, ये बड़बोली कहाँ से मिल गई? इससे पहले कि ये और बोले मैं खिसक जाती हूँ। सुमित्रा बिना कुछ कहे ही वहाँ से जाने लगती है। तभी शांति घूमकर फिर से उसके आगे आकर खड़े होकर बोलती है, अरे ऐसे कैसे मेरी बातों का जवाब दिए बिना जा रही हो? सुना है तुम्हारी बेटी अपने ससुराल को छोड़कर वापस मायके में आके रहने लग गई है। हाँ, वो मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से वो मेरे पास आई हुई है रहने के लिए। क्या सुमित्रा, तुझे कोई मिला नहीं क्या मजाक करने के लिए जो मुझसे कर रही है? अरे मैं अच्छे से जानती हूँ, तेरे दामाद की डिमांड ही बुर्ज खलीफा के जितनी है, जिसको तुम कभी पूरा ही नहीं कर सकते। इसलिए तेरे दामाद ने तेरी बेटी को उठा के मायके में पटक दिया। तुम्हें मेरे घर की बातों में इतनी नाक नहीं घुसानी चाहिए शांति। अरे तुम जैसियों को मैं अच्छे से जानती हूँ, जो अपनी कमी को छुपाने के लिए 36 तरीके के बहाने बनाती है। अरे मान क्यों नहीं लेती कि तुम्हारी बेटी अपनी मर्जी से नहीं आई, बल्कि उसके ससुराल वालों ने उसको ससुराल से निकाल दिया। शांति को ऐसे जोर जोर से बोलता देखकर वहाँ भीड़ लग जाती है। सुमित्रा बिना कुछ कहे शर्मिंदगी से अपना सर झुकाए हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद शांति भी वापस घर आती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, पर शांति के बड़बोलेपन में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही एक रात सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। शांति जैसे ही खाने का पहला चम्मच अपने मुंह में डालती है, तभी वो गुस्से से बोलती है, बहू ये क्या बनाया है तूने? नमक का कोई अता पता ही नहीं है। माँ जी ठीक तो है, लगता है आपका मुंह ही बेस्वाद है, तभी तो आपको कोई स्वाद नहीं आ रहा। अरे तेरे माँ बाप ने तुझे यही संस्कार दिए हैं क्या, बड़ों के सामने मुंह चलाने के? क्योंकि खाना बनाना तो तुझे आता नहीं है, जुबान चलाना तुझसे बहुत अच्छे से सीख लो। माँ जी को भी जरा सी बात को पहाड़ जितना बड़ा बनाना बहुत अच्छे से आता है। माँ मधुरा, आप दोनों क्यों बहस कर रहे हो? और माँ जरा सा नमक ही तो कम है, आप नमक और डाल लो, इसमें इतना सुनाने की क्या जरूरत है? वाह, बीवी को जरा बोल क्या दिया, तेरे गुर्दे लाल हो गए। सही कहा है किसी ने, शादी करके बेटियों के लिए माँ बाप का घर पराया होता है, पर ससुराल आकर तो बीवी एक बेटे को अपनी माँ से ही अलग करके पराया कर देती है। मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा बेटा आज अपनी बीवी के पीछे लग के अपनी माँ को सुना रहा है। माँ आप क्या बोले जा रही हैं? जरा सी बात थी, आप उसे पता नहीं बड़ा चढ़ाकर कहां से कहां ले गईं। अरे नमक की बात हो रही है, अपने पराये की नहीं। अरे रहने दीजिए, माँ जी को कुछ समझ नहीं आएगा। जब तक ये अपने अंदर का गुबार दिल से बाहर नहीं निकाल लेंगी ना, इनको चैन नहीं पड़ेगा। बोलने दो इनको, बड़बोली है ये। मेरा पेट तो इनकी बातों से ही भर गया। आपको खाना है तो खा लो, मैं जा रही हूँ। अरे जाना है तो जाना, सुना किसे रही है? मेरे ही कर्म फूटे थे जो मैंने तेरे जैसी को अपने घर की बहू बनाया, और मेरे कर्म का सत्यानाश ही हो गया जो आप जैसी बड़बोली सास मिली है, जो मुंह खोलती है तो शब्दों का समुंदर ही बहा देती है। इतना कहकर मधुरा बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और अभी भी बिना खाए ही मधुरा के पीछे पीछे रूम में चला जाता है और उसे बोलता है, मधुरा सुनो ना। जी कहिए, क्या हुआ? यार माँ की बातों को दिल पर मत लो, तुम जानती हो ना उनकी आदत है, वो बिना बोले नहीं रह सकती। अभी मुझे माँ जी के बोलने से दिक्कत नहीं है, पर वो जो बेमतलब की बातें बोलती है ना, उनसे दिक्कत है। अरे जरा सी बात थी, उस बात को तुम्हारे सामने ही देखो ना, क्या से क्या बना दिया उन्होंने। चलो माँ की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, अब गुस्सा मत हो और आराम कर लो। चलो। अभी की बात सुनकर मधुरा चुपचाप सो जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। अब शांति का बड़बोलापन जरूरत से ज्यादा ही बढ़ गया था, जिसके चलते उसकी हर किसी से तू तू मैं भी होने लगती है। साथ ही वो पूरे घर में भी अशांति का माहौल बनाकर रखती। अभी और मधुरा भी शांति को समझा समझा कर हार मान चुके थे, मगर शांति किसी की बात को मानने और समझने को तैयार ही नहीं थी। ऐसे ही एक दिन शांति मधुरा से बोलती है, बहू मैं कुछ सामान लेने के लिए बाहर जा रही हूँ, तुझे जाना है क्या? जी माँ जी, जाना तो है, रुकिए पर्स लेकर आती हूँ मैं अपना। ठीक है ले आ। मधुरा जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपना पर्स लेकर वापस आती है,
जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर बाजार जाती हैं। तभी एक कपड़े की दुकान पर कपड़ा खरीदते हुए मधुरा और शांति की बहस हो जाती है। तभी शांति बोलती है, बहू तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? ये कपड़ा जरा भी अच्छा नहीं है, जरा भी नहीं चलेगा। माँ जी, ये कपड़ा सबसे अच्छा है। मैंने इस कपड़े की और भी बहुत सारी ड्रेस पहनी है। ये अच्छा रहेगा, आरामदायक है बहुत। अरे मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास नहीं है, समझ गई? मुझसे ज्यादा तुझे अच्छे से पता है क्या कि क्या सही है क्या गलत। मैंने तो गलती ही कर दी तुझे अपने साथ लाकर। तू घर में ही अच्छी थी, मैं अकेले ही आ जाती, वही ठीक था। मैं भी कोई जबरदस्ती नहीं आई हूँ आपके साथ, आप खुद ही पूछ रही थी मुझसे तभी आई हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है आप जैसी बड़बोली सास के साथ घूमने का। अरे आपसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ हाँ, आज बात बेकार है, कल को मुझे बेकार बताकर मेरे बेटे को अपने रंग में रंग कर मुझे घर से बाहर निकलवा देगी। आजकल की बहुओं को जरा संस्कार नहीं है, कब क्या बोलना है क्या नहीं कुछ पता ही नहीं है। जो दिल किया वो मुंह में आया वो बोल दिया। दोनों की बहस सुनकर भीड़ लग जाती है। तभी दुकान वाला उन दोनों से बोलता है, शांति बहन, अब बस भी करो। सारा शहर जानता है तुम कितनी बड़बोली औरत हो। अरे बहू से ज्यादा तुम बोल रही हो, रोज किसी न किसी से बहस करती हो। इस उम्र में तुम्हें ये सब करना शोभा नहीं देता। तुम्हारी इस बहस की वजह से मेरी दुकान के बाहर भीड़ लग गई है। जिनको कपड़ा लेना होगा वो भी नहीं आ पा रहे हैं। तुम दोनों को बहस करनी है तो अपने घर पर करो, मेरी दुकान पर नहीं। दुकानदार की बात सुनकर मधुरा और शांति घर आ जाते हैं और बाजार में हुई अपनी बेइज्जती के बाद शांति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी बहू से बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं अपने इस बड़बोले स्वभाव के कारण कितने लोगों का दिल दुखाती आई हूँ और बोलने के बाद सोचती भी नहीं हूँ कि मैंने क्या बोला क्या नहीं। जाने अनजाने में मैंने तुझे भी बहुत सताया है, मुझे माफ कर दे बहू। अब से मैं अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करूँगी। माँ जी, आपको अपनी गलती का एहसास खुद से ही हो गया, वही बहुत है। मैं खुश हूँ कि आपने खुद से अपने अंदर सुधार लाने की सोची। तो इस तरह से शांति अपने बड़बोलेपन की आदत को हमेशा के लिए छोड़कर सभी के साथ मिलकर प्यार से रहने लगती है। 70 साल की चंद्रावती अपनी इकलौती पोती अनन्या के साथ रहा करती थी। अनन्या बहुत ही छोटी थी जब उसके माता पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद चंद्रावती ने ही अनन्या का पालन पोषण किया था और उसका उज्जवल भविष्य खुद ही बनाया था। अपनी दादी से दूर अनन्या अपनी MBBS की पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस अपने घर लौटती है और तभी अपनी दादी से कहती है, दादी कैसी है आप? इससे मिलिए, ये है रजत। अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों थक गए होगे ना, चलो तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। और रजत बेटा सब कैसा चल रहा है? सब अच्छा है दादी, आपका आशीर्वाद है सब। चंद्रावती उन दोनों के लिए खाना लगा देती है। दोनों बातें करते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं, जिस पर रजत बोलता है, वाह दादी क्या खाना बनाया है। सही बोलती थी अनन्या, आपके हाथों में तो जादू है जादू। मेरी दादी का ना कोई मुकाबला नहीं है। इस उम्र में भी मेरी दादी में इतनी फुर्ती है ना कि जवान लोग जो काम आसानी से नहीं कर सकते ना, मेरी दादी चुटकी बजा के कर देती है। तीनों थोड़ी देर तक बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं। कुछ दिन तक रजत भी उन्हीं के घर रहता है। अनन्या भी अपनी दादी को रजत के बारे में सब सच बता देती है। तो वही रजत भी अपने घर जाकर अनन्या के बारे में अपनी माँ सरोज को सब बता देता है। कुछ ही समय में उन दोनों की एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग हो जाती है। अनन्या और रजत एक ही जगह पर काम करते हैं। तभी रजत के हाथ में एक पुराने पेशेंट की फाइल लगती है, जिस पर चंद्रावती का नाम लिखा होता है। रजत वो फाइल पढ़ते ही शॉक हो जाता है और अनन्या को वो फाइल देते हुए बोलता है, अनन्या ये तुम्हारी दादी की फाइल मिली है मुझे, एक बार पढ़ो। रजत अब दादी की उम्र हो गई है, अगर उनकी फाइल तुम्हें यहाँ मिल भी गई तो इसमें इतना भौचक्के होने वाली क्या बात है भला? अनन्या तुम शायद भूल रही हो, ये हॉस्पिटल सिर्फ प्रेग्नेंट लोगों के लिए है,
यहाँ सिर्फ उन्हीं का इलाज होता है जो प्रेग्नेंट होती हैं या किसी वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। क्या रजत, हद करते हो तुम भी। इस पर तुम्हें कहीं कोई डेट दिख रही है क्या? हो सकता है कि ये फाइल पुरानी हो। तुम एक बार पढ़ो, तुम्हें सब पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। रजत के बोलने पर अनन्या उस फाइल को पढ़ती है और उसे फाइल में कुछ पेज मिसिंग मिलते हैं, जिससे रजत और अनन्या उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वो मिसिंग रिपोर्ट्स मिल ही नहीं पाती। और उस आधी अधूरी फाइल को पढ़कर अनन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए रजत से बोलती है, ये कैसे हो सकता है? मेरी दादी ऐसा कैसे कर सकती है? उन्होंने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अनन्या तुम रो मत, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही हो, हमें उनसे जाकर पूछना चाहिए। नहीं रजत, मैं उनसे कुछ नहीं पूछूंगी। उस दिन के बाद से ना तो अनन्या सच पता करने की कोशिश करती है और ना ही अपनी सास के पास जाती है। अपनी दादी को बिना कुछ बोले ही वो उनसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लेती है और रजत से शादी कर लेती है। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता है, पर एक दिन सरोज को अनन्या की दादी का सच पता चल जाता है, तो वो अनन्या से बोलती है, अरे बुढ़िया के अंदर अभी तक इतनी जान है कि इस उम्र में भी प्रेग्नेंट हो गई। बुरा मत मानना बहू, पर तेरी दादी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया इस उम्र में प्रेग्नेंट होकर। माँ जी, आपको मेरी दादी के खिलाफ कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अरे तेरे बोलने से क्या होता है, सच तो यही है ना। सरोज और अनन्या की लड़ाई हो जाती है। तभी रजत आकर अनन्या को कमरे में ले जाता है और उससे बोलता है, तुम किस रिश्ते से अपनी दादी के लिए मेरी माँ से लड़ रही हो? भूल गई तुमने अपनी दादी से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। रिश्ते बोल देने से नहीं टूट जाते रजत, वो मेरी दादी है। उनकी मेहनत और लगन से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं एक डॉक्टर बन पाऊँ। याद आ गया कि आज तुम जो भी हो उनकी वजह से हो, पर सोचो तुमने उनके लिए क्या किया। एक बार भी सच जानना चाहा? तुम खुद एक डॉक्टर हो और तुमने क्या किया? उस अधूरी रिपोर्ट पर विश्वास कर लिया। रजत की बात सुनकर अनन्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन रिपोर्ट्स को लेकर अपने पति के साथ चंद्रावती के पास पहुंच जाती है, जहां चंद्रावती अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही होती है, पर अपने अनन्या का इंतजार भी करती रहती है। जैसे ही अनन्या वहां आकर अपनी दादी को ऐसी हालत में देखती है, उसे अपनी गलती पर बहुत रोना आता है और वो उनसे माफी भी मांगती है। साथ ही चंद्रावती की रिपोर्ट्स दिखाकर उसकी प्रेगनेंसी के बारे में उनसे सच पूछती है, तो चंद्रावती उसे सब बताती है। ये चंद्रावती तो बूढ़ी हो चुकी थी बेटे, पर उसको अपनी बहू, बेटे और अपनी पोती का सपना पूरा करना था। तुझे एक डॉक्टर बनाना था, बस इसीलिए अपनी कोख को किराए पर रखा। मतलब कि आप सैरोगेट मदर बनी किसी और के बच्चे की? पर कैसे, कब? चंद्रावती उसको बताती है कि 6 साल पहले उनके गांव में एक सेठ आया था जो कि काफी लोगों से मदद मांग रहा था, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। जिसके बाद वो थक हार कर चंद्रावती के पास पहुंचा और उससे बोलने लगा, अम्मा मेरी हेल्प कर दो, मेरी बीवी को बच्चा नहीं हो सकता। इसके लिए हमें एक सैरोगेट मदर की जरूरत है जो मेरे बच्चे को 9 महीने अपने पेट में पाल सके। बदले में अपनी पूरी धन संपत्ति दे सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर वो अनन्या की डॉक्टर की पढ़ाई के बारे में सोचने लगती है और बोलती है, आप एक बार डॉक्टर से बात कर लीजिए। अगर मैं माँ बन सकती हूँ तो मैं आपके बच्चे को अपनी कोख जरूर दूंगी, पर बदले में मुझे आपकी दौलत नहीं बल्कि एक वादा चाहिए कि मेरी पोती की डॉक्टर की पढ़ाई का पूरा खर्चा आप उठाएंगे। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चंद्रावती उसके साथ हॉस्पिटल चली जाती है, जहां डॉक्टर से बात करके वो सेठ के बच्चे की सरोगेट मदर बन जाती है और उन्हीं के पास रहकर
उनके बच्चे को जन्म देती है। साथ ही वहाँ के डॉक्टर से जान पहचान होने की वजह से वो चंद्रावती की रिपोर्ट्स का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा देते हैं, ताकि किसी को कोई सच ना पता चल सके। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। आप वर्ल्ड की बेस्ट दादी हैं, बेस्ट। माफ किया मेरी बच्ची, और गलती तो बच्चों से ही होती है, और इंसान तो एक गलतियों का पुतला है। जाते जाते चंद्रावती अनन्या को माफ करके चली जाती है और हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देती है। अनन्या अपनी दादी के अंतिम संस्कार करती है और एक पोती होने के सारे फर्ज निभाती है। साथ ही अपनी शादीशुदा जिंदगी और डॉक्टर के करियर पर भी पूरा ध्यान देती है। देखते ही देखते अनन्या एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है और खुद का एक हॉस्पिटल खोलती है। रजत और अनन्या अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।